दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो साइंस के सिलेबस के बाद आपके बीच में यह पहला वीडियो प्रोवाइड करने हम चल रहे हैं। आप सभी ने हम आपसे ये आशा जरूर करते हैं कि आपने साइंस के सिलेबस से रूबरू होकर के इस वीडियो पर विजिट किए हैं। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, सिलेबस आपके उन चीजों को निर्धारित करता है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजों को पढ़ने की सोच रखी होगी, लेकिन जब तक मैं मानता हूं कि आप डीएलएड कर रहे हैं, लेकिन डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेहतर आपके लिए यही है कि सबसे पहले आप सिलेबस को ध्यान दीजिए। सिलेबस के अंदर आने वाली चीजें क्या कुछ कहती हैं, आप उसके बारे में समझिए। ठीक है, तो बहरहाल मैं आपसे ये आशा जरूर करूंगा कि आप सिलेबस का निर्धारण कर चुके होंगे। सिलेबस के बाद देखिए, आपका जो पहला चैप्टर आता है पृथ्वी और आकाश। ठीक है, पृथ्वी और आकाश के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर बड़े होने की वजह से जो है एक चैप्टर को हम दो वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। पहला वीडियो आपके बीच में जा रहा है, इसके बाद इसी के क्रम में आपका दूसरा वीडियो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बताया है कि साहित्य पब्लिकेशन से ये टोटल कंटेंट लिया गया है। मैं हर वीडियो में आपको बता देता हूं ताकि आपको कहीं कोई डाउट्स ना हो। ठीक है, एक एक चीजों के बारे में समझिए, क्या है कैसे है, आप सभी चीजों को बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, सिलेबस आपका अपने नियत समय पर ही कंप्लीट होगा। आपके डाउट सेशन भी चलाए जाएंगे, यानी जितने भी आपके कंफ्यूजन्स हो गए, हर एक कंफ्यूजन्स को हम चैनल के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पृथ्वी और आकाश के अंतर्गत अगर हम कहें तो पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, जाहिर सी बात है कि चैप्टर शुरू होने से पहले आपके मन में जरूर आना चाहिए कि आखिरकार अगर पृथ्वी और आकाश दोनों एक साथ आ रहे हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति हमारी कैसे होती है। ठीक है, हालांकि अगर पढ़ाया जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो है, इस टॉपिक को पढ़ाया जाए तो काफी लंबे समय तक पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के तहत ही आपके जो सिलेबस में दिए गए हैं उसी को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पूरा पेज भर के वो चीजें दी गई है, लेकिन जो काम की चीजें हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, आप उसी चीज को पढ़िए। ठीक है, बाकी चीजों को यार आप नजरअंदाज कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है कहानी पढ़ने का। ठीक है, तो बहरहाल देखिए, पृथ्वी और जो है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, तो कहा जा रहा है पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति समान कारणों से हुई है। ठीक है, यानी पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति जो है समान कारणों से हुई है। अतः अधिकांश पुस्तकों में जो है सौर मंडल की उत्पत्ति के साथ ही पृथ्वी की उत्पत्ति का वर्णन दिया गया है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि सौर मंडल और अधिकांश जो प्रमाणित पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो सौर मंडल और जो है यहाँ पृथ्वी की उत्पत्ति जो है, इसका वर्णन एक साथ ही दिया जाता है। ठीक है, अब यहां देखिए, ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है, एक नंबर के क्वेश्चन आपके पूर्ण हुए। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद होता है। तो इसमें कहा जा रहा है ऋग्वेद में परमेश्वर की सृष्टि प्रारंभ से ही पूर्व शांत स्थिर एवं अर्ध सुषुप्तावस्था में होने की कल्पना की गई है। इसी में कालांतर में स्वयं की शक्ति से ऊर्जा प्राप्त हुई है एवं संपूर्ण प्रकृति में जो है पदार्थों में ऊर्जा का संग्रह से सूर्य बना है। ठीक है, अब यहां देख लीजिएगा सूर्य कैसे बना है। ठीक है, आप इन चीजों को देखिए। आगे कहा जा रहा है सूर्य से पृथ्वी बनी है। भाई जाहिर सी बात है, सूर्य से हमारी पृथ्वी बनी हुई है। ठीक है, अगर इसी के क्रम में हम कहें, ठीक है, यहां तो आपने देख लिया, और थोड़ा सा हम आपको ऊपर लेकर चलना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है आधुनिक विचारधारा में। ठीक है, आधुनिक विचारधारा में अगर कहें तो कांट और लेप्लास ने भी कुछ ऐसे ही वर्णन प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, आधुनिक विचारधाराओं का जो है विकास सर्वप्रथम जर्मनी में 1745 ईस्वी में वफन द्वारा किया गया है। ठीक है, हालांकि इसके नीचे जो चीजें दी गई हैं वो
बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, आप उन चीजों को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। देखिए मैंने आपसे कहा है कि भैया आप उन्हीं चीजों को पढ़ने का प्रयास करें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ठीक है। बाकी अभी इस पेज को अगर हम दिखाएं आपको तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए बहुत सारी चीजें दी गई है, ठीक है। ये फिगर भी आपके कोई काम की चीज नहीं है, ठीक है, बट आप देख सकते हैं फिगर आपके बीच में दिया गया है। तो मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि आप उसी चीजों को पढ़िए जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ठीक है। चलिए हम आते हैं अगले पेज पर। देखिएगा कहा जा रहा है, अब यहाँ देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद, हालांकि हमने आपके बीच में जो चीजें बताया उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति एक समान कारणों से हुई है, ठीक है। अधिकांश पुस्तकों में पृथ्वी और सौरमंडल की जो उत्पत्ति है वो एक समान आपको देखने को मिलती है। अगर इसके संदर्भ में हिस्ट्री में चला जाए, ठीक है, तो और भी चीजें आप पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, लेकिन हम आप साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहा जा रहा है पृथ्वी पर वातावरण व जीवों का विकास, यानी जो हमारी पृथ्वी है इस पर वातावरण कैसा है और यहाँ पर जीवों का विकास आप किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है पृथ्वी अपनी उत्पत्ति के समय संभवतः अत्यधिक गर्म, लचीली और आग के गोले जैसी रही होगी। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है जो कि बिल्कुल सही भी है। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो उस समय जो है संभवतः अत्यधिक गर्म रही है और बिल्कुल लचीली और आग के गोले के समान रही होगी, ठीक है। आगे कहा जा रहा है धीरे धीरे करोड़ों वर्षों में इसके ठंडा एवं अथवा संगठित होने के, ठीक है, संगठित होने के साथ साथ इसकी ऊपरी परत ठोस बनती गई, ठीक है। यानी कहा जा रहा है धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्ष तक यह सिलसिला चलता रहा। पृथ्वी हमारी गर्म रही, लेकिन धीरे धीरे करके यह पृथ्वी हमारी ठंडी होती हुई चली गई, ठीक है। और जब ठंडी होती चली गई तो जो इसकी ऊपरी सतह थी या ऊपरी परत जो उसकी थी वो धीरे धीरे कैसी बनती गई, वो ठोस बनती। अभी तो यहाँ लचीली थी, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे ये आपकी ठोस बनती हुई चली गई। आगे कहा जा रहा है इसी ठोस परत को पृथ्वी का धरातल कहते हैं, यानी जहां पर हम आप मौजूद हैं इसे हम धरातल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे कहा जा रहा है प्रारंभ में, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसके नीचे भी आप देखिएगा, हालांकि ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। देखिए हमने निशान को लगा रखा है, देखिएगा यहां से मैंने लगाया और यहां तक लगाया है, ठीक है। इसके नीचे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। कहा जा रहा है प्रारंभ में लगभग 300 करोड़ पूर्व तक, अर्थात पृथ्वी के आधे से अधिक जो है लंबे जीवन काल तक जो है अधिक उष्णता या अन्य कारणों से धरातल पर जल एवं सागरों का जो है अभाव रहा है। भाई जाहिर सी बात है कि जब पृथ्वी गर्म रही होगी तो उस समय कहीं ना कहीं जल का अभाव रहा होगा, ठीक है, और सारी चीजों का अभाव रहा होगा। कहा जा रहा है पृथ्वी अति उष्ण, शुष्क जो है किसी भी प्रकार के जल, वनस्पति या प्राणी रहित जो है अजैव स्थिति में रही है। आज के लगभग 150-200 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के धरातल पर जो है ठंडे होने से वायुमंडल अनुकूल बनते गए और वाष्पीकरण या घनी भवन एवं वर्षा की क्रिया पूरी होने पर जो है इसके साथ साथ महासागरों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो जब भाई महासागरों का निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है, अभी ऊपर आपने देखा पानी की कमी थी, जब धीरे धीरे महासागरों का निर्माण हुआ तो यहाँ पर जो पानी की कमियां थी वो धीरे धीरे हमारी पूर्ण होती हुई चली गई, ठीक है। चलिए इसी के क्रम में आगे हम आपको लेकर चलते हैं। बाकी अब यहाँ देखिए इसके नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपकी आ रही हैं, थोड़ा सा और, अच्छा यहाँ और ऊपर देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ा सा और हम आपको बताना चाहेंगे। चलिए यहाँ देखिए कहा जा रहा है पूरी होने तक निर्माण हुआ। प्रारंभ में क्या महासागर इतने ही ठंडे और खारे या ऐसी स्थिति में थे, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। यह एक विवाद का विषय है, इस पर विद्वान एक मत भी जो है नहीं है। धीरे धीरे सागर अस्थायी होते गए, उनका खारापन आज से लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक जो है आधुनिक स्थिति में पहुंच गया और यही काल अजैव पृथ्वी से जैव पृथ्वी का विकास की जो है शुरुआत का काल माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे कहा जा रहा है आज से लगभग 50-60 करोड़ वर्ष पूर्व महासागरों वायुमंडल में आवश्यक ऐसे अनुकूलन गैस, वाष्प, खनिज, लवण,
जैव रसायनों आदि का उपस्थिति रही होगी। ठीक है, ये तो एक अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, बहरहाल हम आपको और नीचे लेकर चलते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, मैंने आपसे बताया थोड़ा सा हम इस पर जो है निशान लगाकर रखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसी चीजों को आप देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताने का प्रयास करते। देखिए, अच्छा एक चीज मैं आपसे जरूर ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जो चीजें आपको ना समझ में आए, ठीक है, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जो चीजें आपको ना समझ में आए प्लीज आप उन चीजों को मुझे थोड़ा सा बता दिया करिए। ठीक है, ताकि उस चीज को दोबारा से लिया जा सके, है ना भाई। दोबारा से अगर वो चीजें आएंगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, और महत्वपूर्ण का मतलब ये है कि आप अच्छी तरह से सारी चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, नहीं समझ पाते हैं तो भाई पढ़ाने का कोई फायदा भी नहीं होगा। इस वजह से मैं लगातार आपसे ये पूछता भी हूँ कि क्या सारी चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, अगर हम इसी के क्रम में आपसे कहें तो थोड़ा सा और हम आपको लेकर चलना चाहेंगे। हाँ देखिएगा, अब यहाँ से कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे अगर हम आए थोड़ा सा और, चलिए फिर से हम इसी पेज पर लौटते हैं। कहा जा रहा है आज से 50-60 करोड़ वर्ष पूर्व महासागरों एवं वायुमंडल में आवश्यक जो है ऐसे अनुकूलन गैस, वाष्प, खनिज लवण, जैव रसायनों आदि की जो है उपस्थिति रही होगी। तभी महासागर में जीवों का विकास की प्रथम कड़ी अमीबा के नाम से विकसित हुई है। देखिएगा एक चीज, यहाँ एक शब्द आया है अमीबा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है जो है, ध्यान दीजिएगा, महासागरों जीवों के विकास की प्रथम कड़ी किसे माना जाता है। ठीक है, कहा जाएगा महासागरों में जीवों के विकास की प्रथम कड़ी किस जीव को माना जाता है, तो आप कहेंगे अमीबा को माना जाता है। ठीक है, आगे अगर कहें तो इस एक कोश की जीव में जो कि यद्यप बिना हड्डी, मांस, खून आदि का बना है। ठीक है, देखिएगा एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, जो अमीबा है इसमें जो है किसी प्रकार की हड्डी नहीं होती है, मांस नहीं होता है, ब्लड नहीं होता है, ये बिना हड्डी मांस का बना होता है। ठीक है, चलिए ये चीजें भी आपने देख लिया। आगे अगर हम इसी के क्रम में चलें तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए फिर आ रहा है विकसित तंत्र का एक था। हालांकि इन चीजों को आपने देख लिया। अगर इसी के बाद हम कहें आपसे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब कहा जा रहा है इसी के क्रम में, देखिएगा फिर भी उसमें जो है किसमें अमीबा की बात कही जा रही है। ठीक है, उसमें अपने जैसे समरूपी एक कोष्ठी, ठीक है, जीवों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी की क्षमता रही, किसमें, अमीबा में, है ना। चलिए यहां तक की चीजें क्या आपकी क्लियर हो गई या नहीं हुई, प्लीज थोड़ा सा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके नीचे हम आपको लेकर चलते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। ठीक है, चलिए देखिएगा, थोड़ा सा हम बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम बताते हुए आपको अच्छी तरह से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है पृथ्वी पर मानव के पूर्वज होमो सैपियंस। ठीक है, देखिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम मनुष्य के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसके जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सैपियंस होते हैं। ठीक है, या एक बंदर, यहाँ ऐप लिखा है, यहाँ आप एक लिख लीजिएगा। ठीक है, एक बंदर तथा अति प्राचीन जो है निपुच्छ कपि मानव का विकास संभवतः 120 लाख से 1.5 लाख, ठीक है, वर्ष पूर्व विश्व के अलग अलग भागों में हुआ होगा। ठीक है, देखिएगा यहां चीजें कही जा रही हैं आपसे। मनुष्य के अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो एक नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है कि होमो सैपियंस है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं यह एक बंदर की प्रजाति का था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिए, अब इसके नीचे हम आपको थोड़ा सा लेकर चलते हैं। यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या हो सकते हैं, तो आप कहेंगे होमो सैपियंस हो सकता है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ये एक नंबर तो आपका मुझे लगता है कि फाइनल हो गया होगा। आगे हम चलते हैं, बाकी यहाँ देख सकते हैं सारी चीजें दी गई हैं, या जो चीजें महत्वपूर्ण नहीं है, नाजायज, मेरे हिसाब से समय बर्बाद करना कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जो चीजें महत्वपूर्ण हो आप उसी चीज को पढ़िए, बाकी चीजों को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख लीजिए जो है
आ रहा है आपका सोलर सिस्टम, या इसी को हम सौर परिवार कह सकते हैं, या अगर हम इसी को कहें तो आप जो है सौर मंडल भी कह सकते हैं, सोलर सिस्टम भी कह सकते हैं, सौर परिवार भी कह सकते हैं। एक चीजों को कितने नाम हो सकते हैं, आप इंग्लिश वर्जन को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये हिंदी वर्जन, ये भी आप इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी आपसे सोलर सिस्टम ही पूछ लेगा, डायरेक्टली हिंदी में लिख देगा कि सोलर सिस्टम क्या है, ठीक है, या सौर मंडल अगर लिख देगा तो क्या है, या आपसे सौर परिवार पूछ लेगा तो क्या है, इन चीजों को आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी आप सिर्फ सौर परिवार जानते रहेंगे, सौर मंडल पूछ लेगा नहीं बता पाएंगे, या सौर परिवार जानते हैं, सौर मंडल जानते हैं, खुदा न खास्ता सोलर सिस्टम ही डायरेक्टली आपसे लिख के पूछ लिया कि आप सोलर सिस्टम के बारे में बताइए, ठीक है, आप सोलर सिस्टम के बारे में बताइए, तो आप गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है, हो सकता है उस वक्त दिमाग में नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप दोनों वर्जन को ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आपसे बात करें, ध्यान दीजिएगा। चलिए, कहा जा रहा है सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं, एक क्वेश्चन आपका बन गया, पूछा जा सकता है कि सौर मंडल हम किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे सूर्य के जितने भी परिवार हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सौर मंडल कहेंगे, ठीक है। इसमें सूर्य एक तारा है जो प्रकाश तथा जो है उष्मा प्रदान करता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि जो चंद्रमा है क्या उसका स्वयं प्रकाश होता है या किसी दूसरे के प्रकाश से वो प्रकाशित होती है, ये बिल्कुल अगर आप थोड़ा सा भूगोल वगैरह पढ़े होंगे तो मुझे लगता है इन चीजों के बारे में आप परिचित होंगे, ये आप कमेंट करिएगा, अभी आगे ये आपका क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है इसमें सूर्य एक तारा है, ठीक है, जो प्रकाश तथा उष्मा प्रदान करता है, ये तो आपके क्लियर होंगे। सूर्य से ही निकले हुए 8 ग्रह हैं। अब 8 ग्रह कौन कौन से हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है कि ग्रहों की संख्या कितनी है, आप ग्रहों के नाम 8 ग्रहों के नाम लिखिए, ठीक है, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर 1 नंबर में आपसे पूछ लेगा कि ग्रहों की संख्या कितनी है, सभी ग्रहों के नाम लिखिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 8 ग्रह आपके हैं जिनके नाम जो है, पहला है बुध, शुक्र, जो है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, एक ग्रह यम था जिसे इस समय निकाल दिया गया है, ठीक है। चलिए अगर हम आगे कहें, ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है अंडाकार मार्ग द्वारा चक्कर लगाते हैं, किसका, सूर्य का, ठीक है। कौन कौन से ग्रह पूछ लिया जाएगा, बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, ये आपके 8 ग्रह हैं। ये 8 ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं, आप कहेंगे ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनके चक्कर लगाने की जो क्षमता है, कोई कुछ दिन में लगाता है, कोई और अधिक दिन में लगाता है, कोई उससे अधिक दिन में लगाता है, सबके जो सिस्टम है वो अलग अलग है, ठीक है। आगे अगर हम कहें तो इन ग्रहों से टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहते हैं, एक क्वेश्चन और आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। पूछ लिया जाएगा उपग्रह किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ग्रहों से टूटे हुए पिंड, यानी जो ग्रह हैं, जैसे बुध से कोई पिंड अगर टूट रहा है तो वह एक उपग्रह में परिवर्तित होगा, शुक्र से कोई ग्रह टूट रहा है तो वह भी एक पिंड के रूप उपग्रह के रूप में परिवर्तित होगा, ठीक है। यानी जितने भी ग्रह हैं जो जब चक्कर लगा रहे हैं, अगर उससे कोई भी पिंड टूट रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि किसी नए उपग्रह का निर्माण हो रहा है, ठीक है। कहा जा रहा है कहते हैं सभी अपने ग्रहों के चक्कर चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य से प्रकाशित होते हैं, किससे, सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं, क्योंकि सूर्य के पास जो है प्रकाशित करने की क्षमता, चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। आगे कहा जा रहा है सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता माना जाता है, बिल्कुल ये चीजें सही है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है सौर परिवार का जन्मदाता कौन है, तो आप कहेंगे सौर परिवार का जो जन्मदाता है वो सूर्य होता है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है इसका व्यास, ध्यान दीजिएगा, अब इसके व्यास को आप नोट कर लीजिएगा, किसका व्यास, सूर्य का व्यास, ठीक है। अब इन चीजों को पढ़ लीजिएगा, मेरे हिसाब से जो है 1,39,03,000 किलोमीटर, ठीक है, इसका जो व्यास है। और आगे कहा जा रहा, अब किलोमीटर आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ कहा जा रहा है और पृथ्वी जो है 109 गुना बड़ा है, किसका, पृथ्वी का 109 गुना, कौन बड़ा है, ये आपका सूर्य बड़ा है,
ठीक है। और कहा जा रहा है इसका भार, अब यहाँ अब इसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये समझने वाली बात है। ठीक है, इसका भार जो है 2 इंटू 19 इंटू देख लीजिएगा 10 के घाते 27, ठीक है, टन है। बिल्कुल काफी बड़ा। अब इसे आप कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद आप निकाल लीजिएगा कितना आएगा। ठीक है, इसका भार किसका, जो है सूर्य का। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से यहां समझिएगा, हाँ ये किस किलोमीटर है, और पृथ्वी 109, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, और इसका भार जो है इतना टन है ना। ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि जो है व्यास पूछ लेगा, ठीक है, और इसका भार पूछ लेगा, ये सारी चीजें पूछने योग्य हैं। ठीक है, आगे इसके तल का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यह पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, बिल्कुल इन चीजों को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप यूपी टेट जैसी परीक्षाओं में बैठेंगे तो ये आपको उस वक्त भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अभी से क्यों ना पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे अगर हम कहें तो पृथ्वी का प्रकाश सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है, तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपके बीच में आगे आ रहा है। ठीक है, देखिए यहां आ गया, जो पृथ्वी का प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश से पृथ्वी पर 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 8 मिनट 3 सेकंड दिया रहेगा, कहीं 8 मिनट 5 सेकंड दिया रहेगा। ठीक है, तो आप जो है इस 8 मिनट को जैसे क्वेश्चन पूछिएगा उसी हिसाब से आप लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे कहा जा रहा है सूर्य के काले धब्बे जो हैं वो 1500, ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस से कम गर्म है। ठीक है, कम गर्म या ठंडे क्षेत्र हैं। आगे अगर हम कहें, अब इन धब्बों की संख्या बढ़ती जा रही है, सौरमंडल में ग्रह तथा उपग्रह निम्नलिखित है। अब यहां देखिए, अभी तक तो आपने जो है पृथ्वी इत्यादि के बारे में पढ़ा, ग्रह के बारे में पढ़ा कि ग्रह कितने होते हैं। ठीक है, अब आपको एक एक ग्रहों के बारे में पढ़ना है, उपग्रह कौन कैसे होते हैं इनके बारे में देखना है। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, अब यहां एक चीज नोट करिएगा, आपसे डायरेक्टली इस तरह से पूछेगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह हमारा होता है वो बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। ये आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा आपसे कभी ना कभी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगर हम इसी के क्रम में आपसे कहें, ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे अगर हम इसी के क्रम में कहें, थोड़ा सा सिस्टम बंद हो गया था। ठीक है, देखिए एक चीज, एक समस्या हो रही है, लाइट जब चली जाती है, जब इन्वर्टर काम करना शुरू करता है, तो पता नहीं यार कहीं सिस्टम बंद हो जा रहा है। ठीक है, तो हालांकि ये समस्या नहीं है, मुझे लगता है इन्वर्टर की कोई समस्या है, बट ये समस्या बहुत जल्द आपकी दूर होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, आप किसी तरह से आपका काम होता रहे, बस ये जानिए। चलिए इसी के क्रम में अगर हम आपसे कहें तो ध्यान दीजिएगा, है ना, ये तो आपका हो गया सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है ये आपका बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। और एक चीज और आगे कहा जा रहा है, ग्रहों में सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है ग्रहों में सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो आप कहेंगे बृहस्पति के हैं। कितने हैं, वो भी 64 हैं, है ना। अब देखिए यहाँ जितने पॉइंट हैं सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, कहा जा रहा है बुध सूर्य के सबसे निकट दूरी पर स्थित है। पूछ लिया जाएगा कि सूर्य के सबसे निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह उपस्थित है, तो आप कहेंगे कौन है, बुध होता है। ठीक है, फिर वरुण सबसे सर्वाधिक दूरी पर होता है, सबसे निकट दूरी पर कौन है, आप कहेंगे बुध है। और सबसे जो है सर्वाधिक दूरी पर कौन है, आप कहेंगे हमारा वरुण है। ठीक है, और सूर्य की परिक्रमा जो बुध है वो 88 दिन में पूर्ण करता है ना। पूछ लिया जाएगा कि सूर्य की परिक्रमा बुध ग्रह कितने दिन में पूर्ण करता है। ठीक है, इस तरह से पूछेगा, आप कहेंगे 88 दिन में पूर्ण करता है। और वरुण जो है वो 164 जो है, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है 164.8 वर्ष में पूर्ण करता है। ठीक है,
यानी 164 वर्ष 8 महीने में ये पूर्ण करता है। ठीक है, चलिए ये भी आप समझ गए हैं। आगे अगर हम कहें तो अपनी धुरी पर घूमने में बृहस्पति जो है 9 घंटा 50 मिनट और 30 सेकंड का समय लेता है। पूछ लेगा कि अपनी धुरी पर घूमने में बृहस्पति ग्रह जो है वो कितना समय लेता है, तो आप कहेंगे 9 घंटा 50 मिनट और 30 सेकंड का समय लेता है। आगे कहा जा रहा है पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व को जब घूमती हुई जो है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड यानी 24 घंटा एक मान लिया जाता है। ठीक है, में एक जो है चक्कर लगाती है। कौन? पृथ्वी अपनी धुरी पर। ठीक है, अब यहां प्रश्न आपका कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यहां प्रश्न आपका बनेगा पृथ्वी अपने धुरी पर अपना एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो आप कहेंगे लगभग 24 घंटे में। आप लगभग तो मान लीजिए 24 घंटा, लेकिन कभी कभी एग्जाम में एग्जैक्ट आपसे पूछ लिया जाता है, तो एग्जैक्ट आपका है, देखिएगा एग्जैक्ट आपका 23 घंटा है। ठीक है, 56 मिनट और 4 सेकंड ये आपका एग्जैक्ट टाइमिंग है। ठीक है, आप एग्जैक्ट टाइमिंग को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जैक्ट टाइमिंग भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसी के क्रम में आपसे कहें आगे, अगर देखिए कहा जा रहा है 24 घंटे में जो है एक चक्कर पूरा करती है। इस गति को पृथ्वी की घूर्णन या परिभ्रमण गति ठीक है कहते हैं। अब आपसे पूछ लेगा कि घूर्णन गति किसे कहते हैं, या उसी को हम, ध्यान दीजिएगा, उसी को हम परिक्रमण गति, घूर्णन गति को ही हम परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक, अब ऊपर परिभाषा आपकी दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। घूर्णन के साथ साथ पृथ्वी अपने अंडाकार जो है मार्ग पर सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों पूरा करती है, 365 दिन में पूरा करती है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है पूरा करते, इस चीज को आप एग्जैक्ट देख लीजिएगा। ठीक है, इस गति से, ठीक है, इस गति से इस गति को हम परिभ्रमण गति भी कहेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए घूर्णन गति आपने पढ़ा, ये गतियां आप ध्यान दीजिएगा, ये गतियां आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, हालांकि जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो डायरेक्टली हम आपको बताएंगे परिभ्रमण गति क्या होगी, घूर्णन गति क्या होगी, उसके लिए आप परेशान ना होइए। ठीक है, बट अभी से आप इन चीजों को थोड़ा सा कंठस्थ करते हुए चलिएगा। आगे का परिभ्रमण गति कहते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति से एक दिन व जो है दिन रात का जो होना है वो होता है। ठीक है, यह ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है पृथ्वी की परिक्रमण गति से दिन व रात तथा परिभ्रमण गति से जो है ऋतु परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी की गति होती है तो उस समय दिन रात का जो चक्र है वो पूर्ण होता है, और जब पृथ्वी अपने परिभ्रमण गति करती है तो यहाँ पर ऋतु में परिवर्तित होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक की जो डाउट्स है मुझे लगता है कि आपकी क्लियर हो गए होंगे। आगे देखिए फिर आ रहा है उपग्रह, किसे हम कहेंगे। ठीक है, अब अगर हम उपग्रह की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, उपग्रह किसे कहेंगे, कभी डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि उपग्रह किसे कहते हैं। यह एक छोटा खगोलीय पिंड है। ठीक है, कौन? ये हमारा उपग्रह जो होता है ये एक खगोलीय पिंड है जो अपने ग्रह का परिभ्रमण करता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि उपग्रह जो है ये किसका अभी मैंने आपको जब बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति पढ़ा रहे थे तो उस वक्त मैंने छोटा सा एक परिभाषा उपग्रह के बारे में दिया था। ठीक है, तो जो है जो अपने ग्रह का, यानी जो इसकी ग्रह है, जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, ये अपने ग्रह का ये परिभ्रमण करता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो आप कहेंगे पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। इस प्रकार अन्य ग्रहों के भी उपग्रह, यानी जितने ग्रह हैं, चाहे बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जितने भी ग्रह हैं सभी के एक अपने उपग्रह है। एक क्या, अनेकों उपग्रह हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम इसी के क्रम में कहें तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, चलिए मंगल के जो है दो देखिएगा, यहां आ रहा है मंगल के कितने उपग्रह हैं, आप कहेंगे 2 उपग्रह हैं। ठीक है, और बृहस्पति के 64, जो कि मैंने आपको पहले बताया। शनि के कितने उपग्रह हैं, 61 उपग्रह हैं। अरुण के कितने उपग्रह हैं, 27 उपग्रह हैं। और वरुण के 13 उपग्रह हैं। और बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। पूछने वाला सवाल कौन सा है,
ठीक है। पूछने वाला सवाल यह है कि कौन से ग्रह के कोई उपग्रह नहीं होते हैं, तो आप कहेंगे जो हमारे बुध और शुक्र ग्रह हैं, ठीक है। जो हमारे बुध और शुक्र ग्रह हैं इनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं, ठीक है। किसके? जो हमारे बुध और शुक्र ग्रह हैं इनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपका पूछने वाला सवाल है, ठीक है। चलिए अगर हम आगे आपसे कहें तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब यहां ये थोड़ा सा नहीं पूछा जाता है कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, शनि के कितने हैं, अरुण के कितने हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। बट ये आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा कि कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं होते हैं, तो बुध और शुक्र आप याद रखिएगा, ठीक है। इनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, बिल्कुल सही है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। अतः वहां जीवन भी नहीं है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है, आप कहेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अब क्यों नहीं है सवाल ये भी आपके मन में उठ रहा होगा, धैर्यता का परिचय दीजिए, अभी आगे वो भी क्लियर होगा, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितना? 3,84,000 किलोमीटर। कौन दूर है? चंद्रमा दूर है पृथ्वी से, ठीक है, दूर है। और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। कौन? ये आपका चंद्रमा। मैंने अभी आपसे पूछा था, ठीक है। देखिए आपका क्लियर भी हो गया। सूर्य के पास अपना स्वयं का प्रकाश है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, चंद्रमा के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम आपसे बात करें तो देखिएगा यह दिन का तापमान जो है कहाँ 3,84,000 किलोमीटर दूर है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और यहाँ जो है इसका जो दिन का तापमान है वो पूरा 100 डिग्री सेल्सियस से, और रात्रि का जो तापमान है वो -180 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, ठीक है। यानी दिन का तापमान कितना है और रात्रि का तापमान कितना होता है, अब आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें चंद्रमा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं यही आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं इतना आपसे बार बार जरूर कहता हूं कि आप इन चीजों को बिल्कुल थोड़ा सा कंठस्थ करिए, ठीक है। चलिए इसी के क्रम में अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा जो है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और जो है 11.47 सेकंड, ठीक है। आप इसे 47 सेकंड पढ़िएगा, ठीक है। सेकंड में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। कौन? चंद्रमा। डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगाता है, तो आप कहेंगे कि 27 दिन जो है 7 घंटे 43 मिनट में, ठीक है, एक चक्कर लगाता है। और देखिएगा सेकंड में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने धुरी पर भी जो एक चक्कर पूरा करता है। कौन? चंद्रमा, ठीक है। और यहाँ आगे फलतः दिन रात की जो अवधि है वो 28 घंटे हमारी जो है 28 दिन, और चंद्रमास की जो अवधि है वो इतनी ही होती है, ठीक है। चलिए यहां तक की चीजें क्या आपको समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मैं हमेशा आपसे पूछता हूं अगर कोई डाउट्स आपका होता है, ठीक है, तो बिल्कुल आप अपने डाउट्स को भी हमसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूं। भाई देखिए पढ़ाने का यही मतलब है, जब आपको चीजें समझ में आ रही हैं तब मजा आता है, नहीं समझ में आ रही हैं तो आप मुझे बताइए, ठीक है, उस चीज को हम फिर से लेने का प्रयास करेंगे। चलिए इसी के क्रम में आपका अगला आ रहा, देखिएगा यहाँ अब ग्रहों की संख्या आ रही है, आप इस फिगर को देख लीजिएगा, ठीक है। फिगर में आपको कुछ ऐसी चीजें बताने लायक नहीं है ना। बाकी अभी यहाँ सभी ग्रह दिए गए हैं, देख लीजिए, ठीक है। देखिए बुध है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है, अरुण है, वरुण है, ठीक। और यहाँ प्लूटो भी दिया गया है जिससे हम एम भी कहते हैं, ठीक है। तो इन ग्रहों के बारे में चलिए आप एक एक ग्रह के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि ग्रह के बारे में जब आप समझेंगे तभी जाके मजा आपको आएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप ग्रह को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रह कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए पहला ग्रह आपका आ रहा है सौरमंडल के ग्रह, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला ग्रह आ रहा है बुध, जिसे हम मरकरी कहते हैं। कहा जा रहा है यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। एक नंबर आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। सूर्य का जो सबसे निकटतम ग्रह है कौन सा है, आप कहेंगे सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हमारा जो है बुध है, ठीक है।
ये आपका हो गया। अगर इसी के क्रम में हम आपसे कहें तो आगे अगर देखिएगा, कहा जा रहा इसका व्यास जो है वो 4800 जो है 78 किलोमीटर है। किसका? बुध का। ठीक। और सूर्य से जो दूरी है वो 5.7 करोड़ किलोमीटर है। किसकी दूरी? ये बुध की दूरी सूर्य से बात किया जा रहा है। ठीक है, कितनी दूर है? 5.7 करोड़ किलोमीटर है। आगे अभी इसके पहले मैंने बताया यह 88 दिन में सूर्य की प्रदक्षिणा, यानी कि शब्द प्रदक्षिणा लिखा गया है, यानी सूर्य की जो चक्कर लगाता है कौन सा ग्रह? ये बुध ग्रह कितने दिन में लगाता है? आप कहेंगे 88 दिन में लगाता है। ठीक है। और बुध अपने दीर्घ वृत्तीय कक्ष में, ठीक है, दीर्घ वृत्तीय कक्ष में 1,76,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है। कहां घूमता है? अपने दीर्घ वृत्तीय कक्ष में घूमता है। कितने गति से? 1,76,000 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत होता है यार। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगर इसी के क्रम में कहें तो अभी आपको इसी में ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है यह गति सूर्य से गुरुत्वाकर्षण शक्ति की पकड़ से सुरक्षित रखती है। बुध पर जो है वायुमंडल नहीं है। बिल्कुल से बुध पर पूछा जा सकता है कि किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, तो आप कहेंगे बुध पर। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती। अभी मैंने 100 और -180 डिग्री के बारे में ही बताया था। ठीक है, वो बुध की ही चर्चा हो रही थी, है ना। जो दिन का तापमान होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब रात होती है तो -180 डिग्री, आपको पता है। ठीक है, कितना होता है? बर्फीली होती है। बुध का एक दिन जो है पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर अवधि का और इतने ही समय की एक रात होती है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है परिमाण में। ठीक है, परिमाण में यह पृथ्वी का 18वां भाग है। ठीक है, कौन? बुध हमारा। ठीक है, और कहा जा रहा है तथा इसका जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की 3/8 भाग है, और इसका द्रव्यमान पृथ्वी का 5.5% है। बुध ग्रह पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ अत्यधिक गर्म है। ठीक है भाई, जहां गर्म होगी वहां जीवन संभव नहीं होगा। ठीक है, ये तो संक्षिप्त बिल्कुल परिचय था बुध के बारे में। इससे ज्यादा आपको परीक्षा में लिखना ही नहीं है। ठीक है, कभी कभी एक पर्सनल ग्रह दे देगा, उसके बारे में आपसे पूछ लेगा, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए, अब आपको किसके बारे में पढ़ना है? शुक्र के बारे में पढ़ना है, बुध शुक्र। ठीक है, चलिए आगे हम आपको अगर बताएं तो ध्यान दीजिएगा शुक्र के बारे में। आप चलिए, कहा जा रहा है शुक्र बुध के बाद यह सूर्य का निकटतम ग्रह। बुध के बाद भाई सूर्य जो है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा माना जाएगा? आप कहेंगे शुक्र माना जाएगा। और कहा जा रहा है और लगभग पृथ्वी के जो है बराबर आकार तथा भार का है ना। अब इसका व्यास कितना है? व्यास आप देख लीजिएगा 12,102 किलोमीटर है। और सूर्य से जो इसकी दूरी है, ठीक है, सूर्य से जो इसकी दूरी है वो 10.82 करोड़ किलोमीटर। अब आप समझ सकते हैं। ठीक है, करोड़ किलोमीटर है। यह सूर्य की प्रदक्षिणा जो है 225 दिन में पूरी करता है। कौन? ये आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, आगे कहा जा रहा है शुक्र गर्म और जो है तपता हुआ ग्रह है। बिल्कुल सही है। सूर्य आप देख सकते हैं, है ना। अभी तेज धूप हो जाए तो आप खुद इन चीजों को आप नोट करिएगा। ठीक है, आगे का तथा इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल होते हैं। ठीक है, इनके चारों ओर जो है सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल होते हैं। खोजों और रडार मैपिंग से इसके बादलों को भेद करने से पता चलता है कि शुक्र की सतह जो है चट्टानों और ज्वालामुखियों की है। यह पृथ्वी के अति निकट और सूर्य व चंद्रमा को छोड़कर सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की भांति इसकी कलाएं भी हैं। और प्रातः पूर्व में जो है पूर्व में सूर्य और सायं में पश्चिम दिखाई पड़ने पर, ठीक है, प्रातः जो है हम सूर्य को कहाँ देखते हैं? पूर्व में देखते हैं। और हम शाम को कहाँ देखते हैं? पश्चिम में देखते हैं। दिखाई पड़ने के कारण इसे हम भोर का तारा भी कहते हैं। पूछ लिया जाएगा कि भोर का तारा हम किसे कहते हैं, ठीक है, और क्यों कहते हैं, ये आपसे पूछ लेगा। मॉर्निंग स्टार जिसे हम कहेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को आप भाई, अगर यहाँ से आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लीजिए। टेलीग्राम चैनल है,
पीडीएफ को हम डाल देंगे, आप पीडीएफ को ले लीजिएगा, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में आपके पास बुक तो होगी ही, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, है ना। अब देखिए, भोर का तारा और इसे सांझ का तारा दोनों ही कहते हैं, है ना। आप चाहे भोर का तारा कहें, चाहे जो है यहाँ सांझ का तारा कहें, रीजन हमारा एक ही है, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% होती है तथा थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, जल वाष्प और अन्य तत्व भी होते हैं, ठीक है। और कहा जा रहा है आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा होने के कारण जो है कुछ खगोल शास्त्री इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा है, इसी कारण कुछ खगोल शास्त्री इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पूछ लेगा, आप यहीं से चीजों को लिख दीजिएगा, कोई आपको काट नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है शुक्र, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम और ऊपर लेकर चलिए। चलिए देखिए, इसी के क्रम में कहा जा रहा है शुक्र और वायुमंडल दाब पृथ्वी से जो है, शुक्र का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी से 100 गुना है। शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि अत्यधिक क्या है, गर्म है। बुध ग्रह भी गर्म था, अब ये शुक्र ग्रह भी गर्म है, इसलिए इन दोनों ग्रहों पर जो है जीवन संभव नहीं है, ठीक है। अब यहां देखिए, पृथ्वी यहां पर तो जीवन संभव है ही, ये तो आपको पता है। कहा जा रहा है पृथ्वी शुक्र व मंगल के मध्य स्थित ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी कहाँ स्थित है? शुक्र व मंगल ग्रह के मध्य यानी बीच में स्थित है। यहाँ मध्य तापमान जो है ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ग्रह है जहां क्या है, जीवन है। पूछ लेगा कि वह कौन सा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है और क्यों संभव है, ठीक है, ये भी आपसे पूछने वाली बात है। तो आप कहेंगे ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा पृथ्वी पर है, जल की उपस्थिति है, ठीक है, इसी कारण से पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहां पर क्या संभव है, जीवन संभव है। और इसका व्यास आप देख सकते हैं 12,756 किलोमीटर, और सूर्य से औसत दूरी जो इसकी है वो जो है 14.96 यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। और सूर्य की जो प्रदक्षिणा है वो 365 दिन में पूरी करता है। इसके ऊपर वायुमंडल का आवरण है। पृथ्वी एकमात्र जो है उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह कौन सा है? आप कहेंगे चंद्रमा है। डायरेक्टली पूछ लेगा कि पृथ्वी का जो है उपग्रह कौन है, तो आप कहेंगे चंद्रमा है। या चंद्रमा जो है, चंद्रमा किसका उपग्रह है? आप कहेंगे पृथ्वी का। दोनों तरफ से, चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, बात हमारी एक ही होगी, ठीक है। इसलिए मैं दोनों तरफ से आपको बता देता हूं। बात करते हैं हम मंगल पर, ठीक है। मंगल ग्रह यह सूर्य का चौथा ग्रह है, ये तो आपको पता है। बुध हो गया, शुक्र हो गया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आ गया, ठीक है। वाइकिंग की खोज, ठीक है, ग्रह वाइकिंग की खोज से ज्ञात हुआ है, ठीक है। ऊपर चलिए आप देखिए, वाइकिंग खोज से यह ज्ञात हुआ है, कहा जा रहा है कि यहां जो है जीवन की कोई संभावना नहीं है। कहां? मंगल ग्रह पर। अभी तक आपको कौन सा ग्रह मिला है जहां पर जीवन है? सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी ग्रह मिला है, ठीक है। यहां पर जीवन संभव, लेकिन यहां देख सकते हैं मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव नहीं है। मंगल की बंजर भूमि रंग गुलाबी है, अतः इसे हम जो है लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहेंगे? पूछ लेगा कि लाल ग्रह हम किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। यहाँ चट्टाने व शिलाखंड है, ठीक है। जो है यहाँ का वायुमंडल जो है अत्यंत विरल है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है एवं कुछ मात्रा में जलवाष्प, अमोनिया और मीथेन भी है, ठीक है। अच्छा, ये सब सारी चीजें तो आपसे नहीं पूछी जाएंगी। आपसे पूछा क्या जाएगा, जो है पृथ्वी का चौथा ग्रह कौन सा है, ये पूछ लेगा, ठीक है। और ये पूछ लेगा लाल ग्रह किसे कहते हैं, आप कहेंगे मंगल ग्रह को कहते हैं। यहाँ ये दो क्वेश्चन आपके बन गए। मंगल ग्रह में पृथ्वी के समान 2 ध्रुव होते हैं तथा इसका जो है
कक्षा तल पृथ्वी से 25 डिग्री के कोण पर झुका होता है, जिससे यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है नेक्स ओलंपिया। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है, कि मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आप कहेंगे नेक्स ओलंपिया है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट ओलंपिया है। ये बहुविकल्पी में आपसे पूछ लेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे ही बहुविकल्पी पूछता है जहां से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। जो एवरेस्ट, ठीक है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। अब कितना ऊंचा आप समझ सकते हैं, 8,848 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है। ये थोड़ा सा इधर उधर हुई होगी, ठीक है, बट यहाँ अब इससे 3 गुना ऊंचा। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ऊंचा हो सकता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, जिसके नाम फोबोस तथा डेमोस है, ठीक है। पूछ लेगा कि मंगल के कितने ग्रह उपग्रह हैं, तो आप इन दोनों ग्रहों के उपग्रहों के नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए बृहस्पति, इसे हम जुपिटर भी कहते हैं। इस ग्रह के बारे में ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है यह सूर्य से जो है 5वां ग्रह है और सौरमंडल के ग्रह में जो है सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा ग्रह पूछ लेगा कौन सा है, तो आप कहेंगे बृहस्पति ग्रह हमारा सबसे बड़ा होता है, ठीक है। इसका व्यास जो है वो 1,38,081 किलोमीटर है और सूर्य से औसत दूरी जो है 77.83 करोड़ किलोमीटर जो है दूर है। यह सूर्य की प्रदक्षिणा जो है, ध्यान दीजिएगा, 11.9 वर्ष में पूर्ण करता है, ठीक है। और पृथ्वी बृहस्पति का जो द्रव्यमान सौर मंडल के जो है सभी ग्रह का 71% एवं आयतन 1.5 गुना है, ठीक है, काफी। अब आप सबसे ऊपर यहाँ देख सकते हैं जो है यह 5वां ग्रह है सौरमंडल के ग्रहों में, सबसे बड़ा ग्रह है। आप इन चीजों को मिला लीजिए, ठीक है, इसको देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ठीक है भाई। जब सबसे बड़ा ग्रह है तो आप इसके बारे में समझिए, ठीक है। 1.5 गुना है। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया आदि गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए यहां तक क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं है, ठीक है। जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को हम आपको बता दे रहे हैं, आप उन्हें जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है पायनियर अंतरिक्ष अभियान द्वारा चित्रों में बृहस्पति के महान लाल धब्बों की खोज वायेजर 1 के बाद दिखलाया कि वास्तव में ये महान लाल धब्बा अशांत बादलों के घेरे में विशाल चक्रवात है। इन चीजों को छोड़िए, ठीक है। अब नीचे यहाँ एक शब्द आया हुआ है, जैसा कि यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है इसके 63 उपग्रह, किसके, जो है बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? टोटल 63 उपग्रह हैं, ठीक है। बाकी यहाँ जो है पूछ लेगा 63 उपग्रह, तो आप याद नहीं कर सकते हैं। इन उपग्रहों में गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह इनका है, ठीक है। बाकी नीचे उपग्रह दिए गए हैं, कोई फायदा नहीं है, पूछेगा नहीं। जब पूछेगा नहीं तो आप उतना चीजों को पढ़िए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ठीक है। चलिए यहाँ एक शब्द और आया हुआ है, थोड़ा सा इन चीजों को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए क्योंकि यहाँ अंडरलाइन मैंने किया है तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। बृहस्पति के 14वें उपग्रह की खोज 1971 में हुई थी, है ना। इसे आप कहीं कॉर्नर पर लिख लीजिएगा कि बृहस्पति के 14वें उपग्रह, भाई 63 उपग्रह हैं, ठीक है। तो 63 में ये 14वां उपग्रह 1917 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। चलिए अगर हम इसी के क्रम में आगे आपसे कहें तो ध्यान दीजिएगा। अब चलिए देखिए शनि आ रहा है, शनि को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए शनि है सूर्य का 6वां ग्रह है। शनि आकार में सौरमंडल का दूसरा बड़ा जो है ग्रह है। इसका व्यास जो है वो 1,20,500 किलोमीटर है। यह सूर्य से जो है 142.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह सूर्य की परिक्रमा 30 वर्ष में पूरी करता है। शनि यह सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह चतुर्दिक वलय है जो अत्यंत छोटे छोटे कणों से बने हैं, ठीक है। बाकी यहाँ और कुछ आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। जो चीजें महत्वपूर्ण हैं हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ शनि के अगर हम उपग्रह की बात करें तो देख सकते हैं इसके 61 उपग्रह हैं।
इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टिटॉन है, जो है टिटॉन बुध ग्रह के बराबर है भाई, जो देख सकते हैं बुध ग्रह के बराबर है। ठीक है, बाकी यहाँ नीचे कथा दिया गया है, कोई फायदा नहीं है ना। चलिए अब आपका आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अरुण ग्रह आ रहा है। ठीक है, अगर हम अरुण ग्रह की बात करें तो यह सूर्य से सातवां और आकार में तृतीय ग्रह है। ठीक है, यानी सूर्य से ये सातवां ग्रह और आकार में यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह की जो है खोज सन 1781 ईस्वी में सर विलियम जो है हर्शले ने किया था। ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे कहें तो यहाँ आपसे पूछ लेगा कि जो है अरुण ग्रह की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप कहेंगे सर्वप्रथम तो 1781 में हुआ था, ये तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ विलियम जो है हॉर्सलेन ने इसकी खोज 1781 ईस्वी में किया था। मैं बार बार इस सन का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जब आप बार बार कोई चीज को सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। आगे कहा जा रहा है दूरदर्शी से देखने पर यह हरे रंग का दृष्टिगत होता है। इसकी सूर्य से जो दूरी है वो 287 करोड़ किलोमीटर है और इसका व्यास जो है वो 51,400 किलोमीटर है और यह सूर्य की प्रदक्षिणा ये 84 वर्ष का समय लगाता है, यानी 84 वर्ष में एक चक्कर ये लगाता है। ठीक है, चलिए इस ग्रह के 27 उपग्रह हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें एरियल और अम्ब्रियल जो है टिटेनियम, ओबेरॉन और मिरांडा आदि सबसे प्रमुख है। बाकी 27 उपग्रह छोड़ दीजिए, कोई वो नहीं है, सबको आपको याद ही रखना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जो ऊपर की चीजें हैं उन्हें आप ध्यान रखिएगा। चलिए ये देखिए लास्ट और 8वां ग्रह आपका है वरुण। यह सूर्य से 8वां ग्रह है, बिल्कुल सही है। इसकी खोज सन 1846 ईस्वी में जर्मन के खगोलक जोहान गॉले ने अरुण की एक कक्षा में जो है विसंगति के फलस्वरूप की। इसका जो व्यास है वो 48,600 किलोमीटर है और यह सूर्य से जो है 497, ध्यान दीजिएगा, 497 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, कितना, 497 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह सूर्य की जो प्रदक्षिणा है वो 164 वर्ष में पूरा करता, यानी 164.8 वर्ष में पूरा करता। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है यह अपनी धुरी पर 16 घंटे यह अपनी धुरी पर 16 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा करता है। ठीक है, और यहाँ देखिए कहा जा रहा है यह ग्रह जो है हल्का पीला दिखाई देता है, बाकी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ कहा जा रहा है कि इसका जो है 13 उपग्रह बताए गए किसके, वरुण ग्रह के, और इसका जो पहला उपग्रह टाइटन होता है। ध्यान दीजिएगा, पूछ लिया जाएगा कि वरुण का जो पहला उपग्रह है वो कौन सा है, आप कहेंगे टाइटन है, जो आकार में जो है पृथ्वी चंद्रमा से बड़ा है और वरुण की सतह से अधिक निकट है। ठीक है, और इसका जो दूसरा उपग्रह अगर बात करें तो मेरिड है। ठीक है, बाकी इसके अन्य उपग्रह के नाम नीचे दिए गए हैं, इन चीजों को आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ थोड़ा सा नीचे आप देख लीजिएगा, जो है उपग्रह के बारे में दिया गया है। हमें लगता है कि ये आपका लास्ट पेज ही होगा। ठीक है, उपग्रह क्या है, उपग्रह के बारे में थोड़ा सा और आप नॉलेज ले लीजिए। कहा जा रहा है उपग्रह ये आकाशीय पिंड हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा जो है करते हैं। भाई प्रत्येक ग्रह के उपग्रह हैं, ठीक है, करते हैं। ये अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य से भी जो है प्रदक्षिणा करते हैं। ग्रहों की भांति इनमें जो है अपनी चमक नहीं होती है, ये बल्कि सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि 2 ग्रह कौन कौन से हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो आप कहेंगे बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, आगे ग्रहों के समान इनके उपग्रह का पथ भी अंडाकार होता है और उपग्रह ग्रहों की अपेक्षा छोटे होते हैं और अधिकांश उपग्रह उसी दिशा में ग्रहों की परिक्रमा करते हैं जो जिस दिशा में ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और 10 उपग्रह ऐसे हैं जिनका मार्ग प्रतिकूल है। ठीक है, प्रतिकूल दिशा में ऐसे उपग्रहों में बृहस्पति के 4 हैं, शनि के 1 हैं, अरुण के 4 हैं और वरुण के 1 हैं।
इन सभी को मिलाकर अगर हम बात करें तो टोटल कितने उपग्रह हैं? 10 उपग्रह हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? आप मुझे थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट्स बचता है तो बिल्कुल वो भी आप अपनी बातों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, हमने अगर अपना 100% देने का प्रयास किया है तो आपका भी यह परम कर्तव्य बनता है कि आप भी अपना 100% दीजिए। ठीक है, बाकी कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।